सोचिए एक ऐसा नाम जो आधी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसा शासक जिसके घोड़ों की टापों ने नक्शे बदल दिए, सल्तनतें मिटा दी। आज हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। और ये कहानी सिर्फ तलवार और खून की नहीं है, मतलब वो तो है ही, लेकिन ये कहानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की भी है। हाँ बिल्कुल, कैसे वो बिखरे हुए कबीलों को एक कर पाया और इतिहास का सबसे बड़ा मतलब जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य बनाया, वो भी उस जमाने में। बिल्कुल, हमारे पास चंगेज खान खौफ का दूसरा नाम के कुछ अंश हैं और कुछ दूसरे ऐतिहासिक स्रोत भी हैं। हाँ, जो हमें उस दौर की एक झलक देते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से वो अहम बातें निकालें जो हमें समझा सके कि कैसे मंगोलिया के घास के मैदानों से उठा एक साधारण सा लड़का तेमुजिन दुनिया का महान चंगेज खान बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी शुरू होती है करीब 1162 में। मंगोलिया की वो सर्द हवाएं, वो अंतहीन घास के मैदान। बिल्कुल। वहीं एक बच्चा पैदा होता है। कहते हैं उसके हाथ में जन्म के समय खून का थक्का था। नाम रखा गया तेमुजिन। हाँ, ये बात मंगोलों के सीक्रेट हिस्ट्री में भी आती है। एक तरह का संकेत माना गया इसे। अच्छा, उस वक्त तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला है। उसका बचपन आसान नहीं था, है ना? आसान बिल्कुल नहीं। वो दौर मंगोल कबीलों के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था। आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, खाने पीने की कमी। और तेमुजिन के लिए तो और भी कठिन हो गया। उसके पिता यसुगे एक छोटे कबीलाई गुट के मुखिया थे, लेकिन जब तेमुजिन मेरे ख्याल से 9 या 10 साल का ही था, दुश्मनों ने जहर देकर उनकी हत्या कर दी। ओहो। ये उस वक्त की मंगोलियाई समाज की कड़वी सच्चाई थी, कह सकते हैं। ताकत ही सब कुछ थी और वफादारी मतलब अक्सर बदल जाती थी। और पिता की मौत के बाद तो जैसे मुसीबतें और बढ़ गईं। कहते हैं कि उनके अपने ही कबीले ने तेमुजिन की माँ होलुन और बच्चों को मतलब बेसहारा छोड़ दिया। हाँ, ये बात आती है और ये काफी चौंकाने वाली लगती है आज के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त यसुगे के गुट के लोगों को लगा कि भाई एक औरत और छोटे बच्चों का बोझ शायद उनके लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। कई वृत्तांत, जैसे वो सीक्रेट हिस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया, बिल्कुल जरूर, बताते हैं कि कैसे होलुन ने अकेले ही अपने बच्चों को पाला, भूखमरी का सामना किया। क्या खाकर गुजारा करते थे वो? जंगली फल, जड़ें, जो मिल जाए। लेकिन होलुन एक असाधारण औरत थी। उसने अपने बच्चों में, खासकर तेमुजिन में, वो हार न मानने का जज्बा भरा। अच्छा। उसे सिखाया कि बदला लेना है, अपने पिता का सम्मान वापस पाना है। तो ये शुरुआती साल देखा जाए तो तेमुजिन के चरित्र को गढ़ने में सबसे अहम थे। उसने भूख, गरीबी, धोखा, सब कुछ बहुत करीब से देखा। और फिर वो किस्सा आता है जब उससे दुश्मनों ने पकड़ लिया था, वो गले में लकड़ी का भारी तख्ता। हाँ, कांग जिसे कहा जाता था, एक तरह का लकड़ी का कॉलर होता था जो कैदी को भागने से रोकता था। किसने पकड़ा था उसे? दुश्मन कबीला था ताइच्यून। उन्होंने पकड़ लिया था, गुलाम बना के रखा। लेकिन यही उसकी, वो क्या कहते हैं, असाधारण इच्छा शक्ति और चतुराई दिखती है। कैसे? जो स्रोत है हमारे पास, वो बताते हैं कि कैसे एक रात जब पहरेदार शायद नशे में थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, तेमुजिन उस भारी कौंग के साथ ही भाग निकला। उसी के साथ? वो तो बहुत भारी होता होगा। हाँ बिल्कुल। वो नदी में छिप गया, सिर्फ अपना सिर बाहर रखकर। बाद में एक हमदर्द परिवार ने उसकी मदद की और वो आजाद हुआ। कमाल है। तो ये घटना सिर्फ भाग निकलना नहीं थी, ये दिखाती है कि कम उम्र में ही वो खतरा मोल लेना और मौके का फायदा उठाना सीख गया था। हर मुश्किल उसे और मजबूत बना रही थी एक तरह से। तो ये जो शुरुआती तजुर्बे थे, पिता की मौत, कबीले का धोखा, फिर वो कैद, ये सब उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। उसने समझ लिया था कि अगर जिंदा रहना है और कुछ बनना है तो उसे ताकत हासिल करनी होगी। और शायद यहीं से वो मंगोल कबीलों को एक करने का विचार उसके मन में आया होगा। हाँ, लगता तो यही है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि मंगोलों की असली कमजोरी उनकी आपसी फूट है। मतलब दर्जनों कबीले थे, सब अपने छोटे छोटे फायदों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और पड़ोसी ताकतें जैसे चीन का जिन राजवंश, वो इसी फूट का फायदा उठाकर मंगोलों पर एक तरह से नियंत्रण रखते थे। अच्छा। तो तेमुजिन ने महसूस किया कि भाई जब तक मंगोल एक नहीं होंगे, वे हमेशा या तो दूसरों के अधीन रहेंगे या आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। और उसने ये किया कैसे? मतलब क्या सिर्फ अपनी ताकत के दम पे सबको झुकाया? नहीं, यही उसकी रणनीति थोड़ी अलग थी। उसने सिर्फ लड़ाई नहीं की, उसने रिश्ते बनाए,
उसने अपने पुराने वफादार दोस्त जैसे भोगुरचू उनको साथ लिया। उसने लोगों को जोड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाया, योग्यता और वफादारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी। ये दिलचस्प है, मतलब खानदान से ज्यादा। हाँ, मंगोल समाज में उस वक्त जन्म और खानदान बहुत मायने रखता था। लेकिन तेमुजिन ने कहा कि जो बहादुर है, जो वफादार है, वही सम्मान का हकदार है, चाहे वो किसी भी कबीले या पृष्ठभूमि का क्यों न हो। अच्छा। उसने अपनी सेना और अपने सर्कल में ऐसे ही लोगों को शामिल किया। इससे आम लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ी। वो सिर्फ एक सरदार नहीं रहा, बल्कि एक उम्मीद बन गया। यानी उसने एक तरह से पुरानी कबीलाई व्यवस्था को चुनौती दी। हाँ, बिल्कुल। उसने वफादारी को कबीले से हटाकर सीधा अपने साथ जोड़ा। उसने दुश्मन कबीलों को हराया, लेकिन हारे हुए कबीले के जो काबिल योद्धा थे उन्हें अक्सर अपनी सेना में शामिल कर लिया। जैसे वो ज़ेबे का नाम आता। हाँ, बिल्कुल। ज़ेबे पहले उसका दुश्मन था, तीर मारकर उसके घोड़े को घायल किया था, लेकिन तेमुजिन उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे माफ करके अपना कमांडर बना लिया और वो बाद में उसका सबसे काबिल जनरल बना। वाह। तो उसने धीरे धीरे अपने विरोधियों को या तो खत्म किया या अपने साथ मिला लिया, और इस लंबे संघर्ष के बाद आया साल 1206। 1206 वो साल जब तेमुजिन चंगेज खान बना। कुरुलताई का आयोजन हुआ था, है ना? बिल्कुल। ओनन नदी के किनारे एक विशाल सभा हुई जिसे कुरुलताई कहते हैं। इसमें सभी मंगोल कबीलों के सरदार इकट्ठा हुए थे और वहीं पर तेमुजिन को औपचारिक रूप से सभी मंगोलों का सर्वोच्च शासक चुना गया और उसे उपाधि दी गई चंगेज खान, जिसका मतलब सार्वभौमिक शासक या समंदरों का खान, मतलब सबका शासक। ये सिर्फ एक नाम या पदवी नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। बिखरे हुए मंगोल अब एक झंडे, एक खान के नीचे एक राष्ट्र बन चुके थे और अब उनकी नजरें अपने पड़ोसियों पर थीं। और सबसे पहले निशाना बना चीन, दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सभ्यताओं में से एक। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। यकीनन। उत्तर चीन में उस वक्त जिन राजवंश का शासन था, वो खुद विदेशी मूल के थे, जुर्चेन, लेकिन चीनी संस्कृति अपना चुके थे, ताकतवर थे। तो मंगोलों ने कैसे सामना किया? उनके पास तो शहर जीतने का अनुभव भी नहीं था। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो जिन सेना के पास उस स्तर का नहीं था। घोड़े पर सवार योद्धाओं की अविश्वसनीय रफ्तार, अनुशासन और तीरंदाजी में महारत। हाँ, वो तो मशहूर है। और चंगेज खां की रणनीति भी कमाल की थी। उसने जासूसी का खूब इस्तेमाल किया, दुश्मन में फूट डालने की कोशिश की और सबसे बढ़कर अपनी सेना की तेजी का फायदा उठाया। कहते हैं उन्होंने चीन की महान दीवार भी पार कर ली थी। हाँ, दीवार हमेशा से चीन के लिए एक बड़ा बचाव रही है, लेकिन मंगोलों ने उसे पार करने के रास्ते ढूंढ लिए। मतलब सीधे दीवार तोड़ने की कोशिश कम की, बल्कि दर्रों से गुजरकर या कभी-कभी घूस देकर फाटकों को खुलवाकर अंदर घुसपैठ की। अच्छा। और एक बार अंदर आने के बाद मैदानी इलाकों में मंगोल घुड़सवारों को रोकना जिन सेना के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने शहर घेरने की नई तकनीकें भी सीखी। कैसे? चीनी इंजीनियरों और कैदियों का इस्तेमाल करके घेराबंदी के हथियार बनाना सीखा। बीजिंग, जो उस वक्त जोंगडू कहलाता था, जैसे बड़े शहर भी उनके कब्जे में आ गए। चीन के बाद उसने पश्चिम का रुख किया और वहाँ ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ जो हुआ वो तो बहुत भयानक माना जाता है। क्या हुआ था वहाँ? ख्वारिज्म साम्राज्य उस वक्त मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं दौलतमंद मुस्लिम साम्राज्य था। आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के बड़े हिस्से उसमें शामिल थे। शुरुआत में शायद चंगेज खान सिर्फ व्यापार चाहता था। उसने एक बड़ा व्यापारिक कारवां भेजा जिसमें ज्यादातर मुस्लिम व्यापारी थे। ठीक है। लेकिन ओटरार शहर का गवर्नर था इनालचुक। उसने शायद लालच में या शक के कारण उस कारवां को लूट लिया और व्यापारियों को मरवा दिया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़। ये खबर जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने अपने दूत भेजे। उनमें एक मुस्लिम भी था। वो शाह अलाउद्दीन मोहम्मद से बात करके हर्जाना मांगना चाहते थे और इनालचुक को सजा दिलवाना चाहते थे। लेकिन शाह ने बात नहीं मानी। शाह ने न सिर्फ बात नहीं मानी, बल्कि मंगोल दूतों में से जो मुस्लिम दूत था उसका सर मुंडवा दिया और बाकी 2 मंगोल दूतों को मरवा दिया। दूतों को मरवा दिया, ये मंगोल परंपरा में सबसे बड़ा अपमान था। दूत की हत्या मतलब युद्ध की घोषणा। फारसी इतिहासकार है जुवेनी, उनके जैसे स्रोत बताते हैं कि चंगेज खान इस अपमान से मतलब आग बबूला हो गया। जाहिर है।
उसने पहाड़ पे जाकर प्रार्थना की और कसम खाई कि वो ख्वारिज्म से ऐसा बदला लेगा कि दुनिया याद रखेगी। और फिर मंगोल सेना का वो कहर बरपा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, जो उसके बाद हुआ वो मध्य एशिया के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। चंगेज खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, सेना को कई हिस्सों में बांटा, अलग अलग दिशाओं से हमला किया और क्रूरता अभूतपूर्व। शहर के शहर जला दिए गए, लाखों लोग मारे गए। समरकंद, बुखारा, निशापुर, हेरात, ये उस वक्त के बहुत खूबसूरत और समृद्ध शहर थे, पूरी तरह तबाह हो गए। उन्होंने सिर्फ इंसानों को नहीं मारा बल्कि नहरों और सिंचाई व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया, जिससे बड़े इलाके लंबे समय तक वीरान रहे। चंगेज खान का नाम अब डर और विनाश का प्रतीक बन चुका था। उसकी रणनीति साफ थी, या तो पूरी तरह झुक जाओ या मिट जाओ, कोई बीच का रास्ता नहीं। ये सोचने वाली बात है कि ये सफलता सिर्फ क्रूरता पर आधारित थी या इसके पीछे कोई और कारण भी थे? मतलब सिर्फ डराकर इतनी बड़ी जीत? नहीं, सिर्फ क्रूरता से नहीं। क्रूरता एक हिस्सा जरूर थी, एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह। दुश्मन पहले ही डर से आधा मर जाता था, लेकिन सिर्फ क्रूरता से इतना बड़ा साम्राज्य नहीं जीता जा सकता। तो और क्या था? मंगोल सैन्य संगठन बेहतरीन था। सेना दशमनों प्रणाली पर आधारित थी, 10, 100, 1000 के दस्ते। इससे कमान और नियंत्रण बहुत आसान था। हाँ, ये सुना है। अनुशासन बहुत सख्त था, मैदान छोड़कर भागने की सजा मौत थी। उनकी रसद सप्लाई लाइन का माल की थी। वो घोड़ों के झुंड साथ रखते थे, जरूरत पड़ने पर घोड़े का खून पीकर या मांस खाकर भी जिंदा रह सकते थे। बाप रे। और सबसे बढ़कर उनकी गति और तालमेल। वो दुश्मन को कभी एक जगह टिक कर लड़ने का मौका ही नहीं देते थे। अचानक हमला करते थे, फिर पीछे हट जाते थे, फिर दूसरी तरफ से हमला करते थे। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हो क्या रहा है। तो एक तरफ ये भयानक विनाश और दूसरी तरफ उसने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए नियम कानून भी बनाए। वो यासा की बात आती है अक्सर। बिल्कुल। चंगेज खान सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक साम्राज्य निर्माता भी था। वो समझता था कि इतने बड़े अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। सही बात है। इसके लिए जरूरत थी एक समान कानून व्यवस्था की। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यासा या महान यासा लागू किया गया। ये लिखित कानूनों का एक संग्रह था। हालांकि इसका मूल टेक्स्ट आज मौजूद नहीं है, पर बाद के इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। क्या खास बातें थीं इस यासा कानून में? इसमें 23 तरह के नियम थे। सैन्य अनुशासन पर बहुत जोर था। खान के प्रति वफादारी सबसे ऊपर। गद्दारी की सजा मौत। चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार जैसे अपराधों पर भी सख्त सजा थी। हाँ, काफी सख्त। हाँ, सख्ती थी, लेकिन इसमें कुछ प्रगतिशील बातें भी थीं। जैसे सभी धर्मों का सम्मान करने का आदेश था। किसी को भी दूसरे के धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। हाँ, पुजारियों, विद्वानों और डॉक्टरों को टैक्स से छूट दी गई थी। और हाँ, व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। व्यापार? एक योद्धा और व्यापार को बढ़ावा, ये थोड़ा चौंकता है ना? पर चंगेज खान समझता था कि साम्राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार जरूरी है। उसने सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया। सिल्क रोड तो बहुत खतरनाक माना जाता था पहले। हाँ, पहले उस रास्ते पर लुटेरों का बहुत डर रहता था, लेकिन मंगोल शासन में सख्त कानून और गश्त के कारण ये रास्ता इतिहास में शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गया। व्यापारी बिना डर के चीन से लेकर मध्य पूर्व और यूरोप तक सफर कर सकते थे। कमाल है ये, और उसे कोई खतरा नहीं होगा। ये शायद थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, पर हाँ, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये उस मंगोल शांति, पैक्स मंगोलिका के असर को दिखाता है। व्यापार और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। और वो धार्मिक सहिष्णुता वाली बात भी काफी दिलचस्प है उस जमाने में। मतलब हाँ, ये चंगेज खान की व्यावहारिकता का एक और उदाहरण है। उसका साम्राज्य बौद्धों, मुसलमानों, ईसाइयों, नेस्टोरियन ईसाई थे वहाँ काफी, और अपने पारंपरिक शामनवाद को मानने वाले लोगों से भरा था। तो सबको खुश रखना जरूरी था। बिल्कुल। किसी एक धर्म को थोपने की कोशिश विद्रोह का कारण बन सकती थी, इसलिए उसने सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी। वो खुद शायद अपने पारंपरिक मंगोलियाई धर्म टिंगरीवाद को मानता था, जो आकाश देवता की पूजा पर आधारित था। लेकिन दूसरों से भी मिलता था। हाँ, वो अक्सर दूसरे धर्मों के विद्वानों और संतों से मिलता था, उनसे ज्ञान लेता था। जैसे एक ताओवादी संत थे, च्यू चूजी, उनसे मिलने वो खुद गया था।
वाह। ये दिखाता है कि वो प्रशासन में धर्म को आड़े नहीं आने देना चाहता था। और इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी कहते हैं कि वो खुद बहुत सादा जीवन जीता था, महलों में नहीं रहता था। बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद वो महलों में नहीं रहता था। वो मंगोलों के पारंपरिक गोल तंबू, गेर या यर्ट में ही रहता था। अच्छा। वही साधारण खाना खाता था जो उसके सैनिक खाते थे। सोने चांदी या शान शौकत का दिखावा उसने कभी नहीं किया। वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, एक खानाबदोश योद्धा की तरह। शायद यही सादगी उसकी सेना की उसके प्रति वफादारी का एक बड़ा कारण रही होगी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो उनके जैसा ही था, उनके बीच का ही एक। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। इतने तूफानी जीवन के बाद चंगेज खान का अंत कैसे हुआ? सन 1227 में जब वो पश्चिमी चीन में तंगुत साम्राज्य था, एक जिया राजवंश, उसके खिलाफ अपने आखिरी अभियान पर था, तभी उसका निधन हो गया। कारण क्या था? मौत का सटीक कारण आज भी एक रहस्य है। कुछ स्रोत कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया था, कुछ कहते हैं कि उसे युद्ध में लगे घावों या किसी बीमारी ने मार डाला। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि तंगुत रानी ने उसे मारा। सच क्या है शायद कभी पता न चले। और उसकी कब्र का भी कोई पता नहीं आज तक? नहीं, ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कहा जाता है कि उसे मंगोलिया में कहीं गुप्त स्थान पर दफनाया गया। उसकी अपनी इच्छा थी कि उसकी कब्र गुमनाम रहे। अच्छा, क्यों? शायद वो नहीं चाहता था कि उसकी कब्र पूजी जाए या दुश्मन उसे खोद निकाले। किंवदंती है कि अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों और सैनिकों को मार दिया गया ताकि जगह का पता न चले। बाप रे। और फिर उन हत्यारों को भी मार दिया गया। जिस जगह उसे दफनाया गया वहां हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन एकदम बराबर हो जाए और कोई निशान न रहे। तो आज भी तलाश जारी है? हाँ, मंगोलिया में इसकी कब्र की तलाश जारी है, आधुनिक तकनीक से भी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लेकिन उसकी विरासत तो जिंदा रही। उसके मरने के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? हाँ, विरासत तो बहुत बड़ी थी और साम्राज्य टूटा नहीं। उसके बेटों और पोतों जैसे उगदे, गुयूक, मोंके और सबसे मशहूर कुबलई खान। कुबली खान, हाँ, उन्होंने साम्राज्य को और फैलाया। ये इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य बना। सोचिए, पूर्वी यूरोप से लेकर कोरिया तक, साइबेरिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व तक। अविश्वसनीय फैलाव था। कुबलई खान ने तो चीन पर कब्जा करके वहां युआन राजवंश की स्थापना की। मार्को पोलो जैसे यात्री उसके दरबार में गए और उसका वैभव देखा। तो इस साम्राज्य ने सिर्फ विजय ही नहीं की, बल्कि पूरब और पश्चिम के बीच विचारों, तकनीकों और व्यापार का अभूतपूर्व आदान प्रदान भी संभव बनाया। वही पैक्स मंगोली का। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो तेमुजिन से चंगेज खान बनने का सफर वाकई मुसीबतों, हिम्मत, क्रूरता और दूरदृष्टि की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। एक तरफ वो लाखों लोगों की मौत और शहरों की तबाही का जिम्मेदार है। हाँ, वो पक्ष नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दूसरी तरफ उसने बिखरे हुए कबीलों को एक राष्ट्र बनाया, एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और किसी हद तक कानून व्यवस्था भी लागू की। बिल्कुल, यही उसकी जटिलता है। क्या हम उसे सिर्फ एक बर्बर हमलावर कह सकते हैं, या वो एक राष्ट्र निर्माता और कुशल प्रशासक भी था? शायद दोनों ही था। सही कहा। उसकी कहानी हमें मजबूर करती है कि हम इतिहास के किरदारों को, नायकों और खलनायकों को सिर्फ काले और सफेद में न देखें। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास ऐसे जटिल किरदारों को कैसे याद रखता है और क्यों? एक व्यक्ति जिसने इतनी तबाही मचाई, उसी ने एक तरह की वैश्विक व्यवस्था, मतलब उस दौर के हिसाब से, उसकी नींव भी रखी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शक्ति, क्रूरता, निर्माण और विनाश का ये संगम, ये हमें नेतृत्व और सभ्यता के विकास के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है। कैसे एक ही व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर एक महान विध्वंसक और एक महान संयोजक दोनों की छाप छोड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है। इन्हीं विचारों के साथ चंगेज खान पर केंद्रित स्रोतों पर आधारित हमारी एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।